दोस्तों तैयार हो जाइए, आज आपके सम्मुख एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आ रही है और स्टडी 91 में सबसे पहली बार यहां प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखने को मिल रही होगी। दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं यूक्रेन और रसिया से संबंधित, उन सभी पर हमने एक एक करके फोकस डाला है। तो फिर दीजिएगा साथ, क्योंकि आप पर है मेरा पूरा विश्वास। देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या कहता है आपके लिए। आप तो सम्मुख देख ही रहे होंगे क्या बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला रखी है। तो पहला प्रश्न बहुत ही शानदार लिखा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। 4 है मेघदूत, मिशन श्वेत, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन जीरो। आपको पता होना चाहिए दोस्तों यूक्रेन के अंदर लगभग 20,000 भारतीय, मतलब इसमें सबसे ज्यादा संख्या जो है छात्रों की है। क्या छात्रों की है, फंसे थे दोस्तों, जिसमें से लगातार ऑपरेशन गंगा नामक अभियान चला करके नहीं भारत ने, जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ी पहल की है। लेकिन एक दुखद घटना यह है दोस्तों, नवीन नामक एक युवक जो कर्नाटक से संबंधित है, आज ही की डेट में नहीं, जी हां दोस्तों, इसी युद्ध के गोलाबारी के कारण मृत्यु हो गई है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, आपको समझना चाहिए सुरक्षा परिषद में भारत में भारतीय प्रतिनिधि कौन है। सुरक्षा परिषद क्या गजब का है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए रसिया के खिलाफ क्या हुआ, निंदा प्रस्ताव लाया गया। निंदा प्रस्ताव जो लाया गया उसमें आपको पता होना चाहिए यह प्रस्ताव कहां लाया गया है, तो वह सुरक्षा परिषद में लाया गया है। कभी भी आपको याद रखना, जब भी किसी देश से संबंधित कोई मामला होता है तो सुरक्षा परिषद में ही क्या होता है दोस्तों, प्रस्ताव लाया जाता है। उसमें निंदा प्रस्ताव लाया गया और निंदा प्रस्ताव के समय जब भारत उसमें सम्मिलित नहीं हुआ तो जो भारत के प्रतिनिधि हैं वह क्या यूएनओ के सामने अपनी बातें रखते हैं। टी.एस. मूर्ति साहब, कौन, टी.एस. मूर्ति साहब हैं दलवीर सिंह भंडारी, जो आपके इस समय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है ना उसके है न्यायाधीश हैं दोस्तों। तो टी.एस. मूर्ति साहब को क्या कहा उन्होंने, ये समझने वाली बात है। टी.एस. मूर्ति साहब ने कहा कि भारत अपनी तटस्थता इसलिए अपनाया है कि दोस्तों आगे चल करके भारत कूटनीति का प्रयोग कर सके और जब भी यूक्रेन और रसिया से संबंधित समझौते की बात आएगी तो उसमें भारत अपनी अग्रणीय रोल अदा करेगा। अगर भारत मान लीजिए यहां पर रसिया या फिर यूक्रेन के में से किसी भी देश की तरफ जी हां वोटिंग कर देता तो जाहिर सी बात है कि भारत एक पक्ष में चला जाता है। यहां भारत दोनों पक्ष में दिखाई देता है। नो डाउट्स रसिया ने हमारा लगातार साथ दिया है, इसलिए पाश्चात्य देश जो नाटो जैसे सदस्य देश हैं वह भारत को लेकर के आलोचना भी किए हुए हैं कि इसका मतलब यह है कि भारत जो इस समय यूएनओ का अस्थायी सदस्य देश है उसके कारण भारत ने रसिया के पक्ष में जी हां दोस्तों मतदान न करके अपनी सहमति दिखाई है। आगे चल करके भारत को इसको कितना लाभ या हानि उठाना पड़ेगा वह आगे देखा जाएगा। लेकिन टी.एस. मूर्ति जी का नाम याद रखिए। जब भी बात आती है विजया लक्ष्मी पंडित जी की तो दोस्तों प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने यूएनओ में प्रतिनिधि किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, नगरों की मां किसे कहा जाता है। नगरों की मां किसे कहा जाता है। मास्को को, कीव को, मिस्क को, वर्षा को। आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो यूक्रेन
यूक्रेन है, ठीक है ना दोस्तों, जो यूक्रेन है आपको पता होना चाहिए यह यूक्रेन की क्या है, राजधानी है, राजधानी है। और इस समय जो रसिया सेना है, ठीक है ना दोस्तों, जो रसियन सेना है वह इसी कीव पर जबरदस्त बमबारी कर रही है, इसी कीव पर जबरदस्त बमबारी कर रही है, यह बात भी पता होना चाहिए। और कीव को ही नगरों की मां कहा जाता है विश्व स्तर पर। तो आप सभी लोग, जो भी छात्र छात्राएं या फिर देश के कोने कोने से जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इस वीडियो में आपको हम बता दें यूपीएससी लेवल से लेकर के निम्न लेवल तक जितने भी प्रश्नों की श्रृंखला बन सकती है वह सब आज आपके सम्मुख रखी जा रही है। अगला प्रश्न क्या रहा, क्या गजब का है, मिस्क एग्रीमेंट कब हुआ था, मिस्क एग्रीमेंट कब हुआ था, 2012 में, 2014 में, 2016 में, 2018 में। आपको पता होना चाहिए दोस्तों यह यूक्रेन और प्लस रूस के मध्य में यह समझौता हुआ था, 2014 में हुआ था। और मिस्क क्या है दोस्तों, मिस्क जो बेलारूस है, ठीक है ना, कहीं कहीं बेलारूस भी लिखा रहता है, बेलारूस की क्या है, राजधानी है, क्या है, राजधानी है। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश अगुवाई करके यह समझौता किया था, लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वहीं पर मिन्स्क एग्रीमेंट क्या होता है दोस्तों, अर्थात याद रखना दोस्तों, याद रखिएगा कि भैया यह समझौते का एक तरह से खंडन होता है, यह जानना भी आपके लिए जरूरी है। तो 2014 मिन्स्क एग्रीमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सम्मुख क्या है, सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव में कौन भाग लिया, कौन भाग लिया, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, चीन या फिर अमेरिका, या फिर अमेरिका। आप जानते हैं दोस्तों कि सुरक्षा परिषद में इस समय भारत भी, इस समय संयुक्त अरब अमीरात भी, और इस समय आपका चीन और अमेरिका, ये दोनों वीटो शक्ति प्राप्त किए हुए देश, मतलब अस्थाई देश हैं, लेकिन यह दोनों देश ऊपर के अस्थाई देश हैं, लेकिन यह भी वर्तमान में क्या है दोस्तों, अस्थाई सदस्य हैं। और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसमें ना भारत भाग लिया, ना आपका संयुक्त अरब अमीरात यूएई भाग लिया, ना ही चीन भाग लिया, जबकि लिया कौन है, अमेरिका ने लिया है। क्या अमेरिका ने लिया है, यह बात भी आपको समझना है। अगला है भैया, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, या फिर डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, जी हां यूनियन नेशन, जी हां यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर स्विफ्ट की स्थापना की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों यूएनओ की स्थापना की गई थी, और यह 24 अक्टूबर की वह डेट थी ना, जी हां दोस्तों 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, न्यूयॉर्क, जी हां दोस्तों है इसका मुख्यालय। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, जी हां एंटोनियो गुतरेस, एंटोनियो गुतरेस इस समय इसके अध्यक्ष हैं। और आपको जब इस संस्था की आधारशिला रखी जा रही थी तो 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर करके ने इसकी स्थापना कराई थी। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि यह संस्था विश्व में क्या शांति स्थापित कराने के लिए स्थापित की गई थी कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वैसे
पुनः कोई युद्ध ना हो और विश्व में सभी देश क्या है दोस्तों मिलजुल करके प्रगति करे हैं, उसके लिए स्थापित की गई है। लेकिन यह कितना कारगर कार्य कर रही है, इस पर भी आपको विचार देना है, अपने वक्तव्य रखने हैं। तो ये यूएनओ के बारे में आपको हमने थोड़ा सा व्यू देने का प्रयास किया। अगला प्रश्न आपके सामने है, यूक्रेन की सीमा कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है, 4 देशों से लगती है, 18 देशों से लगती है या फिर 14 देशों से लगती है? अगर हम यूक्रेन की सीमा की बात करते हैं तो यूक्रेन की सीमा 7 देशों से लगती है। मान लीजिए अगर यह यूक्रेन है तो दोस्तों इधर तो रूस है, सबसे ज्यादा सीमा रूस से लगती है, फिर आपकी बेलारूस से लगती है, ठीक है ना दोस्तों। फिर इसके बाद पोलैंड से लगती है, किससे? पोलैंड से लगती है। फिर स्लोवाकिया से लगती है, किससे? स्लोवाकिया से लगती है। फिर आपकी हंगरी से लगती है, फिर आपकी रोमानिया से लगती है, ठीक है ना दोस्तों, रोमानिया से लगती है। फिर आपकी मालदोवा से लगती है, किसके? मालदोवा से लगती है। यहां से भी बातें समझ लीजिएगा। इधर इसके दक्षिण में जी हां दोस्तों काला सागर है, क्या? काला सागर है। और इधर बाजू में अजोब सागर भी है। तो यहां से भी प्रश्न अगर बनता है तो इसको आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों अगर अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं तो फिर वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें। अगला प्रश्न आने से पहले हम बता दें कि रूस की सीमा जो लगती है वह 14 देशों से लगती है। रूस की सीमा जो है 14 देशों से लगती है। इसमें बेलारूस भी है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, जी हां कजाकिस्तान है, चीन है, आपका मंगोलिया है, कोरिया है, ऐसे करके कुल 14 देशों की सीमा लगती है। वर्तमान में चल रहे युद्ध के कारण किन 2 देशों के बीच जो पाइपलाइन, कौन सी पाइपलाइन? गैस पाइपलाइन, याद रखिएगा गैस पाइपलाइन का निर्माण हो रहा था, उसे रोक दिया गया है। यूक्रेन और रसिया, जर्मनी और रसिया, जर्मनी और ब्रिटेन, जॉर्जिया और रसिया। आप जानते हैं कि रूस पूरे विश्व में गैसों के मामले में अच्छा स्थान रखता है और यूरोप की बहुत सारी कंट्रियों को क्या करता है भैया? ये गैस सप्लाई करता है, आपको जानना चाहिए। साथ ही साथ कच्चा तेल के मामले में भी रसिया का बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जब यह मामला चलने लगा और ये रसिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने लगे और नाटो जैसे देश आवाज करने लगे, तब रसिया ने जो पाइपलाइन का निर्माण चल रहा था उस पर जर्मनी और रसिया के बीच में उसको रोक लगा दी है। ये आप समझ सकते हैं पूरा विश्व अभी कोरोना से उभर भी नहीं पा रहा था, एक बहुत बड़ा संकट आ गया मेरे दोस्त, एक बहुत बड़ा संकट आ गया। पाकिस्तान जैसे प्रधानमंत्री, याद रखना, पाकिस्तान जैसे देश के प्रधानमंत्री जब रसिया पहुंचते हैं और एक वक्तव्य देते हैं कि मैं रसिया इस समय बड़े उत्साह समय में आया हूं, तो पूरे विश्व में याद रखिएगा पाकिस्तान के इस नेता की साथ साथ पाकिस्तान की आलोचना की जाती है। उसके निगेटिव थिंक जो आज इतिहास के पन्नों में लिख गई है वह हमेशा उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये समझ सकते हैं आप लोग जर्मनी और रसिया के बीच में है। आप इसी के कारण देख रहे होंगे दोस्तों लगातार तेल में वृद्धि हो रही है और आपको बता दें 4.31% की वृद्धि तुरंत दूसरे दिन देखा गया। जब 24 तारीख को नहीं युद्ध की शुरुआत होती है दोस्तों, आपको 24 फरवरी से, तो आप समझ सकते हैं कि यहीं से कहानी बनना शुरू हो जाता है, जिससे इसके अर्थव्यवस्था में जो पूरा विश्व है उसको दोस्तों जी हां खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रसिया तो भुगतेगा ही भुगतेगा, पूरा विश्व इसकी चपेट में आएगा। ये कहां रुकेगा ये आपको भी सोचने की जरूरत है।
है। रसिया द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण उसे किस संस्था से बाहर कर दिया गया है? WTO से, यूएनओ से, जी हां स्विफ्ट से, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत बड़ा है, याद रखना दोस्तों यह संस्था। और आपको बताना चाहता हूं जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट अर्थात सोसाइटी, नोट करिएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक, ठीक है ना दोस्तों। और क्या लिखा है दोस्तों? आपका फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, जो इसका फुल फॉर्म है एक बार फिर से समझ लीजिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, ठीक है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम, जो यह इतनी बड़ी संस्था है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों यह संस्था किसके रूप में काम करती है? तो यह संस्था पूरे विश्व में बैंकों के नियंत्रण के रूप में कार्य करती है, और बैंकों का जो लेन देन चलता है एक दूसरे देशों के बीच में, उसको नियंत्रित करती है। इस संस्था से रसिया को क्या कर दिया गया भैया? निकाल दिया गया है। यहां तक कि आप जान रहे हैं यह बहुत बड़ी बात है, फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है उससे भी यह आवाज निकली कि भैया रसिया बाहर। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि रसिया की आलोचना पूरे विश्व में की जा रही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रसिया कोई मामूली देश नहीं है, रसिया कोई मामूली देश नहीं है। अगर रसिया को सारे देश मिलकर रोकने का भी प्रयास करेंगे ना दोस्तों, तो इस पर पूरे विश्व को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए जो अमेरिका वर्ल्ड पावर कंट्री बन रहा था, अब वह वर्ल्ड पावर कंट्री है नहीं, भले अपने आप को साबित करना चाहे। तो इस तरह आप यहां से समझ सकते हैं, क्योंकि रसिया के साथ चीन का पूरा हाथ है, रसिया के साथ चीन का पूरा हाथ है, सीरिया का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है। ये ऐसे देश हैं, अजरबैजान, जो खुल करके सम्मुख आए हुए हैं। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। अगला क्या लिखा है दोस्तों? यूक्रेन के किन दो प्रांतों को रूस ने, ठीक है, रूस ने स्वतंत्र घोषित किया? डोनेस्क और लुहांस्क को क्रीमिया और खेरसन को क्यू और, ठीक है ना, समी को, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों डोनेस्क और लुहांस्क को क्या किया है दोस्तों? जो डोनबास वाला क्षेत्र है, ठीक है ना दोस्तों, डोनबास वाला क्षेत्र है, उसको क्या कर दिया है? रसिया ने स्वतंत्र घोषित कर दिया है। क्या? रसिया ने स्वतंत्र घोषित कर दिया है। और आपको पता ही होगा क्रीमिया को तो पहले से ही कर चुका है, ठीक है, क्रीमिया को पहले से ही अपने अधिकार क्षेत्र में ले चुका है। तो आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। प्रश्नों की इस बेहतरीन श्रृंखला में आप खुद बताइए दोस्तों कितना दिमाग लगा होगा इस दिमाग पर सोचने के लिए। याद करिए, सुबह 10 बजे से बैठा हूं और अब जा करके तैयार हुआ है मैटर, और इस प्रश्नों की श्रृंखला सिर्फ और सिर्फ आप सब के लिए है, जो भी छात्र छात्रा हैं। सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ? याद रखिएगा, जो भी इससे जुड़े हैं वहां से सभी जगह से प्रश्न आ सकते हैं। तो सोवियत संघ का विखंडन जो हुआ था वह 1991 में हुआ था, और यह 15 देशों में क्या हुआ था दोस्तों? विभक्त हुआ था। और इन 15 देशों में आपका यूक्रेन भी है, याद रखिएगा दोस्तों, रूस भी है, जॉर्जिया भी है, ठीक है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, अजरबैजान, ये सारे देश इसी में आते हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए यूक्रेन जो नाटो के सदस्य देश बनने का, नॉर्थ जी हां अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उसका जो सदस्य बनना चाह रहा है नाटो का, वह रूस को क्या है?
भाता नहीं है। रूस कहता है तुम हमारा पार्ट हो, हमारे साथ रहो। अलग क्यों हो रहे हो, अलग क्यों हो रहे हो? कारण क्या है, कारण क्या है? लेकिन देखिए नाटो ने कैसे साथ छोड़ा, अभी आपको आगे पता चलेगा। तो 15 देशों में विभक्त हुआ था। रूस की मुद्रा क्या है, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा रूबल है। आपने देखा जैसे ही अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध की घोषणा की, वैसे ही रूबल लगातार नीचे गिरना प्रारंभ हो गया है। लेकिन यूक्रेन की जो मुद्रा है, ठीक है ना दोस्तों, जो यूक्रेन की मुद्रा है जिसे रिवनिया कहा जाता है, यूक्रेनियाई रिवेनिया कहा जाता है, वह यूक्रेन की मुद्रा है। वह किसकी है? यूक्रेन की मुद्रा है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। रूस की सबसे बड़ी विदेशी खुफिया एजेंसी कौन सी है? रूस की सबसे बड़ी विदेशी खुफिया एजेंसी कौन सी है? मोसाद है, रा है, CIA है, या फिर GRU, मतलब एक तरह से ग्रुप, ठीक है ना दोस्तों। तो मोसाद तो इजराइल की है। कहां की है? इजराइल की है। रा आपके भारत की है। क्या दोस्तों? भारत की है। ये जानना चाहिए। CII संयुक्त राज्य अमेरिका की है। यहां मैं अमेरिका लिख दूंगा, समझ जाइएगा। जबकि रूस की GRU अर्थात आपकी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, सबसे बड़ी आपकी खुफिया एजेंसी है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। रिसर्च एनालिसिस ऑफ विंड कहा जाता है। विंग, विंग याद रखना, VING विंग कहा जाता है। यहां पर जो W से है, ठीक है, WING विंग, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे जी हां दोस्तों, नाटो की स्थापना कब हुई थी? आज देखिए, नाटो के सदस्य देशों ने यूक्रेन को पहले बहुत ज्यादा हथियार प्रोवाइड करवाया, ठीक है, खूब कर्ज दिए, और जब उसको कर्ज दे करके हिला दिए तो अंततः यूक्रेन वाहवाही में आया। इसीलिए कहते हैं कभी भी वाहवाही में नहीं आना चाहिए। अंततः जी हां दोस्तों, जब उसने नाटो की ओर कदम बढ़ाया तो रसिया रोकने के लिए जबरदस्त प्रयास करना शुरू कर दिया है। 4 अप्रैल 1947, 4 अप्रैल 1948, 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1950। आपको पता होना चाहिए नाटो का जो स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, और ब्रुसेल्स, ठीक है ना दोस्तों, ब्रुसेल्स में है इसका मुख्यालय, जो बेल्जियम की राजधानी है, जो बेल्जियम की राजधानी है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है? यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? जल्द से जल्द कमेंट करिए ना। व्लादिमीर पुतिन? जी नहीं दोस्तों, व्लादिमीर, अगर हम पुतिन को देखते हैं तो यह रूस के राष्ट्रपति हैं। क्या? रूस के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। साहस, हिम्मत रखिए, हर प्रश्न आपको नजर आएंगे। फिर लिखा है वोलोडोमिर जेलेंस्की, एकदम सही है, एकदम सही है। जो छात्र छात्राएं हमारे साथ लगातार जुड़ करके एकदम सही आंसर दे रहे हैं ना, वह गजब का आंसर दे रहे हैं। इमैनुअल मैक्रो चर्चा में है भैया, चर्चा में, फ्रांस के जी हां राष्ट्रपति, बहुत कम उम्र में बने थे, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने खुलकर के चुनौती दी थी कि अगर यूक्रेन हमसे खुल के मदद करेगा तो हम यूक्रेन की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब नाटो के बड़े बड़े देश क्या किए दोस्तों, आवाज देने लगे कि हम साथ नहीं देंगे, तो चुप मार करके ये भी बैठ गए। मिखाइल मिशुस्टिन, ठीक है ना दोस्तों, मिशुस्टिन आपको पता होना चाहिए। जी हां दोस्तों, यह रूस के प्रधानमंत्री हैं। क्या? तो इस तरह आप जान लीजिए। इसका आंसर सेकंड नंबर। रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कब किया? रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कब किया? तो रूस ने क्रीमिया पर 2014 में, 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था।
था, इसी के बाद मिन्स्क समझौता हुआ था, इसी के बाद मिन्स्क समझौता हुआ था और इसमें लिखा था कि अब रसिया यूक्रेन पर कभी भी, जी हां दोस्तों, युद्ध या फिर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन इसको रसिया ने तोड़ा है, मिन्स्क, जी हां दोस्तों, समझौते को। यूक्रेन के दक्षिण में कौन सा सागर है? यूक्रेन के दक्षिण में कौन सा सागर है? जब आप यूक्रेन देखेंगे तो यहां पर है काला सागर, ठीक है ना दोस्तों, यहां पर है काला सागर और यहां पर है अजोव सागर। तो दक्षिण में जो है आपका वह काला सागर है। यह प्रश्न आपसे बन सकता है काला सागर को लेकर के, या फिर उत्तर से दक्षिण सागरों को लगाने का क्रम दे सकता है। भूमध्य सागर, मरमरा सागर, काला सागर, अजोव सागर, बाल्टिक सागर, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इनको भी आपको देखना चाहिए, काला सागर नोट करके रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ठीक है ना, अगला प्रश्न आपके। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप सभी लोग मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने एक नाम लिया था, काला सागर और अजोव सागर को, जी हां दोस्तों, जोड़ने वाली जलसंधि का नाम क्या है? काला सागर और, जी हां, अजोव सागर को जोड़ने वाली जलसंधि का नाम क्या है? साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि क्रीमिया और रूस को अलग करने वाली जलसंधि का नाम क्या है? जल्दी से बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, यूक्रेन की राजधानी किस नदी के किनारे पर स्थित है? डेन्यूब के है, वोल्गा के है, कि राइन के है, कि नीपर के है? तो जो यूक्रेन की राजधानी है आपको पता होना चाहिए, नीपर के निकट है। जबकि आपका मोस्कवा नदी जो है, यह याद रखिएगा, मोस्कवा, ठीक है, मोस्कवा नदी के किनारे मास्को है, ठीक है, मास्को जो रूस की क्या है दोस्तों? राजधानी, मतलब रूस की राजधानी है मास्को। डेन्यूब नदी बहुत प्रमुख नदियां है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी और बड़ी नदियों में से एक आती है। राइन को तो फिर कहिए भी नहीं भैया, यूरोप के वरदान में से एक मानी जाती है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। अगला क्या लिखा है, किस देश को यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है? किस देश को यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है? तो किसी और को नहीं कहा जाता है, यूक्रेन को कहा जाता है। रूस गेहूं के निर्यातक में बहुत अग्रणी स्थान रखता है, यह याद रखना। जबकि रोटी का हृदय स्थल अमेरिका के, जी हां दोस्तों, जो घास का मैदान है ना, क्या पेरिज, उस वाले क्षेत्र को कहा जाता है क्या? विश्व में सर्वाधिक गेहूं कहां है भैया? चीन में उत्पादित होता है क्या? तो यहां से भी बातें समझ सकते हैं। जौ के उत्पादन में रूस का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों मिले गए डाटा के अनुसार, जी हां, जौ के उत्पादन में जो रूस का स्थान है वह पहला स्थान है। क्या है? रूस का पहला स्थान है। रूस के बाद आपको पता होना चाहिए दूसरे स्थान पर जो आता है, यह याद रखने वाली बात है, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर। तो यहां पर जर्मनी का भी स्थान आता है और आपका नहीं, याद रखिएगा भैया, तीसरे स्थान पर किसका स्थान आता है? चौथे स्थान पर तो यूक्रेन का स्थान आता है। किसका? यूक्रेन का। तीसरे स्थान पर फ्रांस का स्थान आता है जौ के उत्पादन में। क्या? जौ के उत्पादन में। तो इस तरह आप यहां से भी समझ सकते हैं। रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? रूस की सबसे लंबी नदी जो है वह वोल्गा नदी है। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी है। रूस ही नहीं बल्कि यह यूरोप की, ठीक है ना दोस्तों, यूरोप की भी सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी
मानी जाती है, याद रखिएगा। और दूसरी बात यह भी है कि यह कहां पर गिरती है, तो कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है। कहां? कैस्पियन सागर में गिरती है। वल्दाई पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। क्या? तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है और छोटे की दृष्टि से भी है। उसमें रूस विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। रूस यूरोपीय कंट्री देश है, यह मत सोचना कि एशिया कंट्री देश है। रूस जो है यूरोपीय कंट्री। यूक्रेन का स्थान दूसरा दिखाया जाता है, तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। वेटिकन सिटी जो है दोस्तों यहीं पर है, जो सबसे क्षेत्रफल में छोटी है, यह ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है? रोमानिया की नहीं लगती, स्लोवाकिया की नहीं लगती, बुल्गारिया की नहीं लगती, कि मालदोवा की नहीं लगती है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अभी जैसे मैंने यहां पर यूक्रेन बताया था और दिखाया भी था आपको कि यह रूस है, यह बेलारूस है, ठीक है ना दोस्तों, बेलारूस है। यह आपका कौन सा है? ठीक है ना दोस्तों, हालैंड है कि पोलैंड है? सिर्फ समझना चाहिए पोलैंड है, ठीक है ना दोस्तों। इधर आपका स्लोवाकिया है। कौन है? स्लोवाकिया है। फिर इधर आपका बुल्गारिया है। कौन सा है? बुल्गारिया है। फिर इधर आपका नहीं, जी हां दोस्तों, हंगरी है, ठीक है, हंगरी है। इधर आपका रोमानिया है, ठीक है, रोमानिया है। इधर आपका मालदोवा है, ठीक है, मालदोवा है। तो ये 7 देश हैं, लेकिन बुल्गारी सॉरी, ठीक है ना दोस्तों, बुल्गारिया वे फालतू में लिख दिए हैं सिर्फ भ्रमित करने के लिए। बुल्गारिया नहीं है, ठीक है, बुल्गारिया नहीं है, ये बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बुल्गारिया नहीं है मेरे दोस्तों। बाकी सभी देशों की सीमा यूक्रेन से लगती है। क्या? यूक्रेन से लगती है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। विश्व का सबसे ठंडा स्थान किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान आपको पता होना चाहिए, बारखोयांस्क है। क्या है? बारखो, ठीक है, बारखोयांस्क है। और बारखोयांस्क आपका जो है दोस्तों यह साइबेरिया के पार्ट में पड़ता है। क्या? साइबेरिया के पार्ट में पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों यह रूस में है। कहां पर है? रूस में है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं दोस्तों। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? देख लेते हैं दोस्तों। कैस्पियन सागर को, वोल्गा नदी को, बैकाल झील को, यूराल नदी को। तो आपको पर्ल ऑफ साइबेरिया मतलब साइबेरिया का मोती जो कहा जाता है वह बैकाल झील को कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे गहरी झील है। क्या? दुनिया की सबसे गहरी झील है। और मेरे छात्र छात्राओं, मेरे नौजवान साथियों, शेर शेरनियों, आपने एकदम सही आंसर भी दिया है। तो इस तरह आप करंट अफेयर्स में जितने भी आपके दोस्तों यूक्रेन और रसिया से संबंधित महत्वपूर्ण हमको प्रश्न दिखाई दे रहे थे, उनसे जुड़े हुए, वह मैं आप सबके सम्मुख रखने का प्रयास किया हो। बाकी दोस्तों यह युद्ध भारत में भले नहीं हो रहा है, लेकिन भारत जैसे देश को चपेट में लेगा पूरा विश्व। जी हां दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से अपने आप में कहीं ना कहीं दोस्तों बदलाव जरूर दिखेगा। और साथ ही साथ यही युद्ध जो नहीं है कहीं तीसरा महायुद्ध का रूप ले रहा है। क्या जो ठाकुर प्रसाद के पंचांग में, ठीक है ना दोस्तों, एक मतलब भैया भविष्यवाणी की गई थी कि यहीं से शुरुआत होगा तीसरे महायुद्ध की, क्या वो सही तो नजर नहीं आ रही है? इन सब पर विचार करने की बात है। हमारे बहुत सारे भारतीय सुरक्षित दोस्तों देश आ चुके हैं, जिनमें आपको सरकार को धन्यवाद करना चाहिए। साथ ही साथ सरकार को एक और हमें सुझाव देना है कि जितने भी भारतीय अभी भी कुछ ऐसे
से बचे हुए लोग जो फंसे हुए हैं उनको प्लीज ऑपरेशन गंगा के माध्यम से भारत लाने का पूरा जोर दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, जो भारत की स्थिति को देखते हुए जो ऐसा मंत्रिमंडल का समूह जो निर्णय ले रहा है दोस्तों, वह प्लीज भारत के हित में हमेशा हमेशा निर्णय लेना चाहिए। जो अच्छा है वह जानते हैं आप लोग, सरकार जो हमारी बैठी हुई है जो भी निर्णय लेगी वह भारत के सभी देश में रह रहे नागरिकों को मान्य होता है। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि वह अगर तटस्थता का रूप अपनाई दिख रही है तो दोस्तों, देश हित में ध्यान में रखकर ही सारे कार्य हो रहे होंगे। तो हम पूरे विश्व स्तर पर जितने भी देश, ठीक है, इस युद्ध को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं उनसे निवेदन करते हैं दोस्तों, इससे सिर्फ और सिर्फ जन धन की हानि होगी और कुछ नहीं होगा, यह याद रखिएगा। तो प्लीज हम सबको एक स्वर में आह्वान करना चाहिए कि ऐसे युद्ध को बढ़ावा ना दे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी संगठन बैठे हुए हैं वह पूरा इस पर दबाव दे करके युद्ध पर विराम लगवाने का प्रयास करे, ठीक है ना दोस्तों। और साथ ही साथ अब ये नहीं कि यूक्रेन की मदद करके रसिया वालों पर अटैक कर दिया जाए, नहीं, समझौते के माध्यम से यूक्रेन अपने तरफ, रसिया अपने तरफ, जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर आपको याद हो ताशकंद समझौता तो नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसमें प्लीज समझौता कराने का प्रयास करें। तो यह था आज का हमारा पूरा पार्ट, जहां से प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला बन सकती थी। दोस्तों, आपने खुद देखा है कि हमने हर एक पार्ट पर चर्चा की है। दोस्तों, लेखपाल से संबंधित हमारी बुक आ चुकी है जो आपके गांव-गांव और घर-घर तक पहुंच रही है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप सभी लोग इन नंबरों पर जिन्हें बुक चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आज की क्लास यहीं पर विराम दूंगा, आगे भी करंट की क्लास आपको कल 9 बजे फिर मिलेगी एक नए मुद्दे के साथ, और वह मुद्दा कुछ भी हो सकता है। आपके सम्मुख प्रश्नों की भी श्रृंखला चल सकती है या विशेष मुद्दे पर चर्चा भी हो सकती है। रोज 9 बजे आप करंट के साथ मिलिए और ठीक 12 बजे जो बच्चे सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस, यहां तक कि प्रिय पीसीएस लेवल तक का भी एग्जाम दे रहे हैं वह वहां पर 3rd राउंड में जरूर सम्मिलित हो।